हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिव्यांश एकेडमी। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट के पार्ट 3 को लाया हूँ, जिसमें हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के को डील करेंगे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को भी इस चैप्टर इसी पार्ट में मैं कवर करूँगा। आफ्टर दैट, इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है, सो मेक श्योर यू मस्ट हैव टू वॉच दैट 2 पार्ट्स वेयर यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। So Joule's law of heating से पहले I must have to know about conductors and insulators. So मैं आप लोग को बताता हूँ कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को इजीली पास करा देते हैं। ओके, जैसे कि आयरन में जब किसी वायर को करंट करते हैं तो वो डायरेक्टली उसमें फ्लो करा देता है करंट को। तो कंडक्टर्स आर बेसिकली डिपेंड करता है कि मेटल्स कहता है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ electricity. So as we can say that conductors को define कैसे कर सकते हैं? Conductors are those who can easily pass current from one end to another is called conductor. Example के लिए मैं लिख देता हूँ। Definition कहीं पूछता नहीं, but you have to know about the definition. For example, you must have to remember the examples. First example में मैं लिख सकता हूँ metals, जैसे कि आयरन हो गया। ये सब क्या है? कंडक्टर्स को इजीली पास करा देता है। ओके, यस, मेटल्स, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? ये सब कंडक्टर्स के एग्जांपल है, कंडक्टर्स के। ओके, दूसरा टर्म आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है। फॉर एग्जांपल, वुड हो गया, रबड़ हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं वुड, रबर। ये सब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में कोई हेल्प नहीं करता। ओके, राइट इट। यस, okay, Joule's law of heating, one of the most important topic of this lecture. Okay, Joules जी ने बोला कि जब इनके 3 सिद्धांत थे, लेकिन उन्होंने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग, सेकेंड लॉ ऑफ हीटिंग एंड थर्ड लॉ ऑफ हीटिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग में उन्होंने बोला था कि व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने फर्स्ट लॉ में बोला, मैं बताता हूं। इन्होंने बोला कि व्हेन करंट is passing through a conductor, the amount of heat produced is directly proportional to the current, is square of the directly proportional, is square of the directly proportional to करंट। विच मीन्स जूल्स ने बोला था कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट को पास करा जाता है तो उसमें हीट पैदा होता है। जैसे हम लोग अपने डेली बेसिक्स से एग्जांपल बता सकते हैं। सपोज फैन, तो फैन जब अपने रोटेशन पे मूव करता है, सपोज ये फैन अपने रोटेशन पे मूव कर रहा है, ये मूव जब करता है तो ये जब सपोज एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसमें एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस जब अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो ऑन दैट टाइम हीट प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे हीट को डिफाइन करते हैं
तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, यही इनका लॉ था। तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बोला था कि जब भी करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी मेटालिक कंडक्टर से, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब क्या हो रहा है कि इनका फर्स्ट लॉ था, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन दिस थिंग्स। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। रिमेंबर इट, H इज stand for heat and I is stand for current. When, कब, जब heat directly proportional of current कब होगा, जब जब resistance and temperature constant होगा, जब रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, तो इन्होंने फर्स्ट लॉ में ये बोला कि हीट स्क्वायर ऑफ द करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जब रेसिस्टेंस और टेम्परेचर कांस्टेंट पे होगा। ओके, मैं सेकेंड लॉ बार बताता हूं, राइट डाउन इट। ओके, फर्स्ट लॉ कंप्लीटेड, अब मैं सेकेंड लॉ बताने जा रहा हूं। यू राइट डाउन द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में इन्होंने बोला when current passes through a conductor, when current passes through a conductor, the amount of heat, the amount of heat the amount of heat produces, which is directly proportional to resistance। सेकेंड लॉ में इन्होंने बोला कि जब भी कंडक्टर से हीट पास होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हीट एंड रेसिस्टेंस। इसमें कब, जब मेरा I एंड T कांस्टेंट होगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब, जब करंट और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। राइट इट। ओके, सो सेकेंड लॉ हो गया। अब इसी लॉ को बोलते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, questions might be came in your exam that define law of resistance. So law of resistance basically means second law of, it means what, it means the questions are asking that you must have to define law of second Joule's law of heating. Okay, so questions may be came in two forms, law, define law of resistance or define second Joule's law of heating. Okay, and this is not temperature, it is stand for time. Okay, very good, write it। मैं थर्ड बताने वाला हूँ, थर्ड Joule's law of heating। very good, are you understand? I may be okay। third law, of heating। थर्ड लॉ ऑफ हीटिंग में इन्होंने बोला कि जब भी कंडक्ट, सेम बात उनमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने थर्ड लॉ में बोला कि जो मेरा हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ओके, कब, व्हेन I and R are constant। okay, I'm not going to define and write down the definition, you can write it by your own language। very good, write it। okay, so from the first law I got that H is directly proportional to I square। okay, from the second law I got
H is directly proportional to R, and from the third law H is directly proportional to T, which is time. Okay, so by combining these three laws, by combination of these three equation, I can say, suppose this is equation 1, this is 2, and this is 3. Okay, so what we will get, as is directly proportional to I square RT, write it. Okay, so when, कब, जब आई आर टी, जब आई आर टी मेरा एसआई में है, ये तीनों एसआई यूनिट है, लेकिन हीट मेरा जूल्स में आता है, सो मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा के वहां जूल्स लिख सकता हूं, तो विच मींस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल. ओके, राइट इट. और जब हम H को इसको कैलोरी में जोड़ते हैं तो H इज इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी. अगर हम जब इसको कैलोरी में, अभी तो मेरा जूल्स में है, राइट, जब मैं कैलोरी में जोड़ना चाहूंगा या फिर कैलोरी में कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं वहां पे 0.24 को ऐड करूंगा, राइट. अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन. वेरी ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का. तो हीटिंग इफेक्ट हमें पता है कि जब भी किसी वायर या मेटालिक कंडक्टर से करंट को पास कराया जाता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है. व्हाई हीट आर प्रोड्यूस देयर, बिकॉज रेसिस्टेंस, बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस. ओके, सो when a current or passes through a conductor, resistance oppose the current, resistance oppose the current and causes heating इफेक्ट. मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर को रोकेगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा. जैसे लगातार कंटिन्यूअसली 2 या 3 और एक फैन चलने के बाद जब उसको टच किया जाता है तो उसमें से हीट, ऐसा मुझे महसूस होता है कि हाँ हीट लगा हुआ है. हीट वो कंडक्टर, वो मेटालिक कंडक्टर जो कॉपर वायर है वही प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस कंटिन्यूअसली किसी भी आने वाली करंट को अपोज करता रहता है. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट आर सीन देयर. ओके, राइट इट. ओके, हीटिंग इफेक्ट समझ गए. उसके बाद एक टर्म आता है द इफ W बी द वर्क डन. अगर एक वर्क डन हो रहा है टू कैरी द चार्ज Q, अगर एक वर्क हो रहा है और Q चार्ज को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन इंटू अदर इन कंडक्टर, एक कंडक्टर के एंड से दूसरे कंडक्टर एंड तक अगर Q चार्ज को एक वर्क लेके वहां तक जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका होगा. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाय चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V. वर्क को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाय Q. तो W अगर वर्क निकालेंगे तो वर्क इज इक्वल टू Q बाय V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड Q इज व्हिच इज सिचुएटेड फॉर चार्ज. सो दिस इज योर फॉर्मूला व्हिच इज वी विल यूज्ड इन when I will solve numerical sums. Okay, so write down it. Okay, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट्स साइड. मतलब कि कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक वायर में रेसिस्टेंस को कैसे ऐड करके रखा जाता है. तो हमें पता है कि एक वायर में मोर देन वन
in a one single circuit more than one resistance I can put there. Okay, so which means that combination of resistance, इसमें दो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आते हैं. पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, series combination, and the second one is parallel combination, parallel combination, series combination and parallel combination, ये हमारे दो इक्विवेलेंट आते हैं. किसके? एक वायर या फिर एक सर्किट के. तो सीरीज कंबाइनेशन में, सीरीज मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज सीरीज से जुड़ा होगा. सपोज दिस इज वन वायर एंड दिस वन इज सेकेंड. सो अगर मैं इसको एक सीरीज कंबाइनेशन में जोड़ूं तो एज यू कैन सी दिस इज कॉल्ड सीरीज कंबाइनेशन. और अगर इसे मैं पैरेलली खोलना चाहूं तो पैरेलल मींस लाइक एज यू कैन इमेजिन इट. ओके, सो मैं फर्स्ट सीरीज कंबाइनेशन को डील करूंगा, आफ्टर दैट पैरेलल कंबाइनेशन को. ओके, सो सीरीज कंबाइनेशन में क्या होता है? In this combination, resistance are so connected that extreme end of one resistance is joined with the beginning of end of next resistance. मतलब एक सीरीज ऐसे अगर चल रहा है तो यहाँ खत्म होने के बाद तो दूसरे की शुरुआत या दूसरे के एंड से स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम सीरीज कंबाइनेशन बोलते हैं. मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ. लेट R1, R2 and R3, which is resistance R1, R2 and R3. Okay, so let R1, R2 and R3 are connected in series throughout which current I passes मतलब जब R1 एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस और थ्री रेसिस्टेंस को मैंने एक सीरीज कंबाइनेशन में ऐड किया और वहां से मैंने आई मतलब करंट को पास कराया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 मेरा रेसिस्टेंस का V1 हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करता हूं. नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 रेसिस्टेंस इज V2, मेरा V2 हो जाएगा. And same as potential difference of R3 resistance is V3. मतलब जब जब एक रेसिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने पार्ट 2 में डिराइव किया हुआ है, एज यू कैन सी फ्रॉम देयर. ओके, सो नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं. इफ total potential difference is B equal to R1 plus R2 plus R3. ओके, उसके बाद अगर मैं सीरीज में किसी भी चीज को जोड़ रहा हूं तो क्या होगा मेरा? ओके, ये मेरा सीरीज कंबाइनेशन. क्या है? सीरीज कंबाइनेशन. सपोज R1, R2 एंड R3 मेरा यहाँ पे है, एंड V1, V2, V3. ओके, मेरा वोल्टेज तो हर जगह सेम ही रहेगा. यहाँ इतना बड़ा डायग्राम. ओके, सो therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3. राइट इट. ओके, इसके बाद क्या होता है? मुझे पता है फ्रॉम द ओम्स लॉ V बराबर IR. फ्रॉम द ओम्स लॉ मुझे V इक्वल टू IR कहां से मिला? मुझे ओम्स लॉ से मिला. तो मैं इसको यहां पे पुट कर सकता हूं, बिकॉज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. राइट, सो क्या होगा? IR इक्वल टू IR1 because there is 1 plus IR2 plus IR3. Okay, what will be happen? IR is equal to
आई मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तीनों में से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट? सो व्हाट विल बी हैपन? ओके, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज योर सीरीज कंबाइनेशन का फार्मूला है, सीरीज कंबाइनेशन. Okay, I have done series combination. Now we will move for parallel combination. Series combination में मैंने देखा कि V वहाँ पे वोल्टेज ऐड होता था, which means V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, so V from the Ohm's law V is equal to IR. So मैंने IR तीनों में लिखा, फिर उसके बाद I कॉमन आने पे R is equal to होता था R1 plus R2 R3. वेरी गुड. अब मैं मूव करता हूँ पैरेलल कंबाइनेशन. पैरेलल कंबाइनेशन वो होते हैं जहाँ पैरेलली शिफ्टेड होता है. पैरेलली शिफ्टेड which means with two or more resistor, जहाँ पे दो और मोर रेसिस्टर्स एक पैरेलली कनेक्ट होते हैं उसको पैरेलल कंबाइनेशन भी बोलते हैं. इसका मतलब यहाँ पे वन थिंग्स यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट यहाँ पे टोटल करंट होता है, वोल्टेज नहीं. वोल्टेज सीरीज में होता है एंड पैरेलली में करंट होता है, तो विच मीन्स करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू R3. वेरी गुड. नाउ सी, दिस इज योर डायग्राम, यू कैन ड्रॉ इट इन योर कॉपी. ओके, मैंने यहाँ पे एक करंट पास करा है जो कि 3 करंटेस में डिवाइडेड है, 1 2 3. सो इक्वल टू यहाँ पे मुझे करंट को निकालना है. किसको? करंट. तो मेरा करंट, मेरा सीरीज में पैरेलली, मेरा सीरीज में वोल्टेज था लेकिन पैरेलली में करंट होगा. तो इसका मतलब हुआ I is equal to I1 plus I2 plus I3. And from the Ohm's law, we can say that V is equal to IR. No, I will write there. From Ohm's law, V is equal to IR. जब मैं यहाँ पे I को बाहर निकालूंगा, so I is equal to V by R. Understand? From Ohm's law. ओके, सी हियर. सो आई पे मेरा क्या है? V by R. ओके, इक्वल टू V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3. सो मैं यहाँ पे V आई कैन राइट हियर, मैं ये भी लिखना चाह रहा हूँ V by R इक्वल टू, मैं यहाँ से V कॉमन ले रहा हूँ. V कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? V बाई, जब मैं यहाँ पे V कॉमन ले रहा हूँ तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. अंडरस्टैंड? मैं यहाँ से V को काट सकता हूँ. सो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा, अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा कि 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R, 1 बाई R इज इक्वल टू, कैपिटल से भी दर्शा सकते हो, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R. ओके, अंडरस्टैंड? वेरी गुड.